हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इसमें अभी तक कुछ जनरल एंट्री समझी हैं और अभी तक हमने एक आधो क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम डिसऑनर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एंट्री मैं आप लोगों को लास्ट टाइम लिखा चुका हूँ और मैं आपको समझा भी चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ईजिली समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए। ऑन 1st January 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन फॉर ₹60,000 प्लस CGST एंड SGST at 6% each. Dinesh pay 7,200 in cash and accept a bill draw by Chandar for the balance amount payable after 2 months. On the due date, Dinesh is able to manage 20,000 in cash and he arranged with Chandar for the retirement of the bill. In consideration of this payment and fresh will at make it necessary general entry in the एक लाइन मिस हो गई, फ्रेश बिल एट 4 month फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 18% per annum. द सेकेंड विल इज ड्यूली मीट ऑन मेच्योरिटी. पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ चंदर एंड दिनेश. देखिए, सबसे पहले आपको इसमें इस क्वेश्चन में बिल ऑफ एक्सचेंज के हर क्वेश्चन में आपको ये पहचानना है सेलर कौन है, परचेजर कौन है। बिकॉज अगर यही आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ बोल रहा है ऑन 1st January 2018 दिनेश परचेज, दिनेश ने अगर परचेज किया है तो चंदर ने सेल किया है। बस अगर ये पता चल चुका है तो पूरी क्वेश्चन को एक स्टोरी बेस पे लीजिए। दिनेश ने चंदर से गुड्स परचेज किया है जिसकी कॉस्ट थी 60,000 रुपीज़ और इस पर CGST और SGST 6% दिया है, जिसमें से दिनेश ने 7,200 इमीडिएटली पे कर दिया और रिमेनिंग अमाउंट का 2 month का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। ड्यू डेट पर वो बिल का पेमेंट नहीं कर पाया, 20,000 पेमेंट दिया और 18% पर एनम इंटरेस्ट जो कि क्रेडिट है उसके साथ एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया और ड्यूली मैच्योरिटी डेट पर उस बिल का पेमेंट कर दिया। तो बस क्वेश्चन की थीम को समझिए, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए, सबसे पहले दिनेश परचेजर है और चंदर सेलर है, तो मैंने चंदर और दिनेश दोनों की बुक क्रिएट कर ली। दिनेश ने परचेज किया है तो दिनेश ने किससे परचेज किया होगा, चंदर से। तो चंदर ने क्या किया होगा, सेल। तो चंदर सेल करने की एंट्री क्या करेगा, दिनेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दिनेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट यहाँ पर CGST और SGST भी लगा हुआ है। CGST और SGST हमेशा सेल और परचेज के साथ चलते हैं। अगर इस एंट्री में सेल है तो सेल के साथ क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज होता तो परचेज के साथ डेबिट हो जाता। सेल के साथ हमेशा आउटपुट आता है, तो मैंने लिख दिया टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 60,000 का 6% होता है 3,600 और 60,000 का 6% होता है 3,600। तो टोटल अमाउंट की अगर बात करूं 67,200। ये चंदर ने एंट्री कर ली सेल करने की। अब बात करते हैं परचेज करने की। तो अगर चंदर ने सेल किया है तो परचेज किसने किया होगा, दिनेश ने किया होगा। तो दिनेश एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर। अब परचेज कितने का किया, 60,000 का, ठीक वही चीज़, 6% CGST और 6% SGST, ये आ गया। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो ये वही बैठेगा 67,200। ये एंट्री हो गई सेल और परचेज करने की। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेल और परचेज करने के बाद डायरेक्टली दो ही एंट्री आती हैं, या तो कुछ पेमेंट दिया होगा परचेजर ने, आई मीन दिनेश ने, या डायरेक्ट बिल लिखा होगा। तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि 7,200 दिनेश ने किसको दिए हैं, चंदर को दिए हैं। तो दिनेश एंट्री क्या करेगा, चंदर टू बैंक या चंदर टू कैश। मैंने अब एंट्री को मर्ज भी किया है। क्या किया है, चलिए जरा देखते हैं उस एंट्री को। अगर मैं इंडिविजुअली करता एंट्री तो एंट्री क्या करता, तो मैं एंट्री करता दिनेश की बुक में, देख लीजिए दिनेश की बुक में एंट्री करता चंदर डेबिट टू बैंक। कितना, 7,200, ठीक यही तो करता। लेकिन अब बिल एक्सेप्टेंस गिवन करने की एंट्री भी करता तो क्या करता, तो वो एंट्री होती चंदन टू BP 60,000। तो देखिए पेमेंट देने वाली एंट्री में भी चंदर डेबिट है और
एक्सेप्टेंस गिवन करने वाली एंट्री में भी चंदर डेबिट है, तो एक काम ना करूं, दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं, चंदन कॉमन आ रहा है डेबिट में, तो चंदर को मैंने डेबिट कर दिया टू कैश, कितना 7200, टू बीपी 60000, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 67200। ठीक इसी तरीके से चंदन क्या देखेंगे आप, 7200 आपको कैश में मिला, तो 7200 डेबिट टू चंदन दिनेश, लेकिन बीआर भी इसको मिला होगा, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू दिनेश, तो बीआर भी डेबिट, दोनों का फिर वही अमाउंट मर्ज कर देंगे 67200 67200। क्लियर है, दोनों के यहाँ एंट्री पास हो गई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैच्योरिटी डेट पर, मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं आप, जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, 2 मंथ का बिल था, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, हो गए 2 मंथ, लेकिन हमको पता है 3 डेज और ऐड किए जाते हैं, तो 1 मार्च से 3 डेज और ऐड करोगे तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 4 मार्च। 4 मार्च को दिनेश ने चंदर से कहा कि आप मुझसे 20,000 रुपीज ले लीजिए। भाई चंदर क्यों लेगा, चंदर को तो ड्यू डेट पर 60,000 चाहिए, बिकॉज 60,000 का बिल था, लेकिन वो कह रहा है 20,000 ही दे सकता हूं, तो इसका मतलब वो बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो पहले बिल डिसऑनर्ड की एंट्री होगी। अब डिसऑनर्ड की एंट्री होगी तो बिकॉज वी नो वेरी वेल चंदर इज अ सेलर, तो सेलर क्या एंट्री करता है, परचेजर डेबिट टू बिल जिसके पास हो। अभी फिलहाल बिल यहां तक की एंट्री देखूं तो बिल किसके पास है, भाई चंदर के ही पास है, क्योंकि ना तो इसने बिल डिस्काउंट करा, डिस्काउंट करता तो एंट्री करता डिस्काउंट करने की, ना कलेक्शन के लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजता तो एंट्री करता, ना क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर को देता तो भी एंट्री करता, तो बेसिकली बिल इसी के पास है, चंदर के पास। तो सेल्फ अगर बिल सेलर के ही पास है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है परचेजर डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 60,000। पूरा क्वेश्चन 60,000 से ही होगा, बिकॉज बिल 60,000 का ही था। अब परचेजर एंट्री क्या करता है, ड्यू डेट पर ही करेगा, वो भी 4 मार्च 2018। ये हमेशा एक ही एंट्री करता है, बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेलर, सेलर कौन है, चंदर, तो ये आ गया 60,000। क्लियर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो बिल्स पेबल्स को B/P लिख देते हैं। भैया B/P का मतलब तो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी कुछ नहीं जानता टीचर, मार्क्स काट देगा इस चीज के। ठीक उसी तरीके से बिल रिसीवेबल को आप लिख देते हैं BR, तो शॉर्टकट ना मारें, शॉर्टकट अगर आप मारेंगे तो एग्जामिनर नंबर में शॉर्टकट मारेगा, फिर ये बात ध्यान रखना। क्लियर। टीचर्स लिख देते हैं बिकॉज उनको मार्क्स नहीं चाहिए, वो आपको समझाते हैं, जैसे कि मैंने भी लिखा है ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊं, मैंने जानबूझकर लिखा है। क्लियर। तो ये आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना। ठीक। अब बिल हो गया डिसऑनर्ड। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी, बिल डिसऑनर्ड जब हो जाता है और परचेजर सेलर से दोबारा बोलता है बिल लिख दो। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वो बोलेगा ही क्यों, पैसे जिसको चाहिए वो बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, पैसे जिसको चाहिए वो बोलेगा, लेकिन सेलर को पैसा तो चाहिए। अगर आप उसे पेमेंट नहीं देंगे तो वो आपके नाम में कोर्ट का केस कर देगा आपके ऊपर, परचेजर के ऊपर। तो इसीलिए परचेजर कहता है कि आप मुझ पर दोबारा बिल लिख दीजिए। तो सेलर एक कंडीशन रखता है, एज अ पेनल्टी मुझे आप इंटरेस्ट देंगे। ये तो कंफर्म बात है, बिल डिसऑनर्ड होने के बाद यदि परचेजर दोबारा बिल लिखवाना चाहता है तो उसे पहले इंटरेस्ट पेड करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि वो इंटरेस्ट कैश में है या क्रेडिट में है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की एंट्री तो आएगी कन्फर्मली, और बिल का कुछ पार्ट हो सकता है वो पेड करे, और नोटिंग चार्ज लगी होगी तो हो सकता है पेड कर दे। इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज तो नहीं लगी, अगर नोटिंग चार्ज लगा होता तो क्लियरली डिसऑनर्ड की एंट्री में आता। अब क्लियरली बोला गया 20,000 दिए हैं, अब 20,000 क्या होगा भाई, नोटिंग चार्ज हो नहीं सकता, इंटरेस्ट हो नहीं सकता, बिकॉज क्लियरली इंटरेस्ट के लिए उसमें बाद में उसने बोला 18% पर एनम, तो क्या बचता है, सम पार्ट ऑफ बिल। इसका मतलब 20,000 रुपीज बिल का कुछ भाग दिनेश ने चंदर को दिया है, तो सम पार्ट ऑफ बिल रिसीव एंड पेड करने की एंट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। तो सेल करेगा उसकी एंट्री, बैंक डेबिट टू परचेजर मतलब दिनेश 20,000 और दिनेश करेगा चंदर डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। अब 2 मिनट के लिए इत्मीनान से जरा वर्किंग नोट पर देखिए जरा। स्टार्टिंग में बिल कितने का था, 60,000 का था। आपने 6% CGST लगाया, 6% SGST लगाया, तो बिल कितने का हो गया, 67,200। ठीक। उसके बाद दिनेश ने 7,200 पेड कर दिए थे, फिर बिल कितने का रह गया, 60,000 का रह गया। 20,000 आप पेड कर चुके हैं, ये रहा, हमने अभी भी पेड किया है। अब बिल कितने का रह गया होगा,
40,000 का। क्लियर, यहाँ तक हम हो चुके हैं, कर चुके हैं एंट्री को। अब उसने कहा 18% इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, उसने कहा था 18% प्लस, देखो उसने साफ साफ बोला है अ फ्रेश बिल एट 4 मंथ प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट बिल के साथ इंक्लूड करके पेमेंट होना है। तो भाई अगर मैं इंटरेस्ट की अमाउंट को बिल के साथ इंक्लूड कर दूंगा तो जब बिल का पेमेंट होगा तभी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। बिल का पेमेंट हो रहा है 4 महीने बाद, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो 4 महीने बाद होगा। तो ऐसी इंटरेस्ट को आप क्या मानेंगे, क्रेडिट या कैश? तो क्रेडिट इंटरेस्ट मानेंगे। तो क्रेडिट इंटरेस्ट की एंट्री आपने याद की होगी, सेलर करेगा परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट, ये आ गई, और परचेजर करेगा इंटरेस्ट टू सेलर मतलब चंदर। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है नेट अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय 100/12। चलिए करके देखते हैं जरा। अब बिल कितने का बचा था? 40,000 का, 18% रेट थी। न्यू बिल कितने मंथ का था? पुराना वाला नहीं जो अब लिख रहे हैं, वो 4 मंथ का था। डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 12, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2400। जब उसने बोला है प्लस करिए तो आप प्लस कर देंगे, नया बिल कितने का हो जाएगा? 42,400 का। लेकिन फिलहाल हमें चाहिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखिए मैंने लिख दी है 2400 यहाँ भी डाल दूंगा। उसको देखिए सम पार्ट ऑफ बिल मिल गया चंदर को और क्रेडिट इंटरेस्ट मिल गई। जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगी तो नए बिल में उसको इंक्लूड करेंगे तभी वो क्रेडिट होगी। तो अब नए बिल की एक्सेप्टेंस, अब नए बिल की एक्सेप्टेंस इसी कंपनी की एंट्री वही होगी जो हमने पहले की थी। देखो बिल रिसीवेबल टू दिनेश, बिल रिसीवेबल टू दिनेश। अब आप कहेंगे सर इसमें कैश भी तो था, उस टाइम पे कैश दिया था इसलिए मैंने डाला। यहाँ पर बिल रिसीवेबल टू दिनेश और ये करेगा चंदर डेबिट टू बिल्स पेबल। ध्यान रखना जब आप इसकी नरेशन डालेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। नरेशन और फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि आपको केवल फर्स्ट टाइम सिखाऊंगा, उसके बाद आपको खुद को सीखना है। क्यों? हर बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा मैं, रीजन कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाने, तब भी आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्लियर है बात? बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं फॉर्मेट समझा दूंगा आपको। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, आपको क्लियरली फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? मैं आपको बस समझाना चाहता हूं, फॉर्मेशन मैंने आपकी पूरी समझा दी है फर्स्ट वीडियो में, वो आपने डेफिनेटली देखी होगी। नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पहुंच चुके हैं, नई एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है, नई एक्सेप्टेंस गिवन हो गई है। लास्ट लाइन में बोला है क्लियरली मेच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट हो गया। तो पहले मेच्योरिटी डेट निकालिए। ये वाला बिल कब लिखा है? 4 मार्च को, 4 मंथ का है, तो 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, और 4 जुलाई में 3 डेज और ऐड किए जाएंगे एडिशनल, तो क्या आ जाएगी डेट? 7 जुलाई 2018। तो इसको दिनेश चंद्र को रिसीव होगा अमाउंट, तो चंद्र क्या बोलेगा? मुझे मेरा पेमेंट दे जाओ और अपना बिल ले जाओ। तो बैंक उसके पास आ जाएगा, बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ये करेगा मुझे मेरा बिल दे जाओ और अपना पेमेंट ले जाओ। तो इसके पास इसका बिल्स पेबल्स आ जाएगा टू बैंक। इसमें डेट का करेक्शन है, इसमें आएगी 7 जुलाई। ठीक, क्योंकि भाई जब इसको 7 जुलाई पे मिला है तो इसमें दिया भी तो 7 जुलाई पे ही होगा, 4 मार्च नहीं होगा, मुझसे बाय मिस्टेक वो हो गया है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन फिर समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और आपसे कनेक्ट हो सकें। थैंक यू सो मच।